Hello friends, I am Dr. Chandan Verma. Today we discuss about the disc bulging. डिस्क बल्जिंग एक कॉमन कॉज है लोअर बैक पेन का, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं यदि आप सोसाइटी में सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग इस चीज़ से अवेयर है कि हाँ हमारे बैक पेन क्यों है, क्योंकि डिस्क बल्जिंग हुई है। लेकिन इस डिस्क बल्जिंग को समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये रियलाइज़ तो हो जाए कि जो भी मतलब डिस्क बल्जिंग होती क्या चीज़ है, उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये किन किन वजहों से हो सकती है, और होने के कारण इस पर इफ़ेक्ट क्या आएंगे, और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखा होगा जो लोअर बैक सीरीज़ के अंदर कंटिन्यूस है, अभी उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। तो डिस्क बल्जिंग कॉमन कॉज है लोअर बैक पेन का। लोअर बैक पेन मीन्स लंबा रीजन, लेकिन डिस्क बल्जिंग अपर बॉडी पार्ट में भी होती है, मीन्स सर्वाइकल जॉइंट रीजन पे। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले एक स्पाइन को समझते हैं। तो स्पाइन एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो आपकी बॉडी को सपोर्ट देती है। कहीं ना कहीं आपके अपर पोर्शन को और लोअर पोर्शन को एक सपोर्ट देने का काम हमेशा आपका स्पाइन करता है, और स्पाइन आपकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ह्यूमन मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो स्पाइन, एक कंप्लीट स्पाइन के अंदर कुछ वर्टिब्रास प्रेजेंट होती हैं, जो जिनका अमाउंट होता है 33 वर्टिब्रास टोटल होती हैं, और उन 33 वर्टिब्रास के बीच में से कुछ वर्टिब्रास के बीच में डिस्क प्रेजेंट होती है। ह्यूमन जब बेबी पैदा होता है तो उस टाइम पे तो 33 वर्टिब्रास हैं, लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट लाइफस्टाइल की तरफ जाता है और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करता है, अपनी एज बढ़ती है, जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है, तो उसके साथ में वो जो वर्टिब्रास है उसका फ्यूज़न होने की वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी में टोटल वर्टिब्रास काउंट होते हैं, वो हो जाते हैं 24, और टोटल डिस्क होती है ओनली 23। तो डिस्क अब दो वर्टिब्रास के बीच में एक पोर्शन है, एक स्ट्रक्चर है, जो कहीं ना कहीं दोनों वर्टिब्रास के बीच में जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसको, प्रेशर को सोखने का काम, और ऊपर और नीचे वाली वर्टिब्रा के बीच में एक मूवमेंट क्रिएट करने का काम करता है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ समझाई थी कि जब आप नीचे झुकते हैं, ऊपर की तरफ से कोई सामान उठाते हैं, साइड में देखते हैं, पीछे की तरफ खड़े खड़े घूमने की कोशिश करते हैं, राइट साइड में झुकते हैं, लेफ़्ट साइड में झुकते हैं, तो ये सारे मूवमेंट आपके कहीं ना कहीं वर्टिब्रस जॉइंट्स के बीच में हो रहे हैं। तो इन सभी मूवमेंट के अंदर आपकी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, उस डिस्क के अंदर दो स्ट्रक्चर्स होती हैं। पहली होती है एनुलस फाइब्रस और दूसरा होता है एनुलस पल्पोसिस, मीन्स न्यूक्लियस पल्पोसस एक सराउंडिंग स्ट्रक्चर है और एक पल्प लाइक स्ट्रक्चर है जो घी की तरह होती है। ठीक है, वाटर कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा होता है, जो उस फ्लूइड को जो चारों तरफ से कवर करती है उसे कहते हैं फाइब्रस। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि फाइब्रस चारों तरफ कवर करता है किसको, न्यूक्लियस पल्पोसस को। न्यूक्लियस पल्पोसस एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कंप्रेशन फोर्स की वजह से कई बार आगे जाता है, कई बार पीछे आता है, कई बार साइडवर्ड मूव करता है। तो फाइबर उसको स्ट्रांगली रोक पाते हैं, तब तक वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन जब डिस्क बल्जिंग का केस आता है तो फाइब्रस उस पल्पोसस को रोक ही नहीं पाता और फाइब्रस को इंजर करते हुए थोड़ा बाहर आगे की तरफ आने की कोशिश करता है, और जो उसके बैक साइड में स्ट्रक्चर्स है, जैसे स्पाइनल नर्व्स है, स्पाइनल फोरामिना है, स्पाइनल कॉर्ड है, उन सबको कंप्रेस करने की कोशिश करता है और पेन क्रिएट करता है आपके पैरों में, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने सुना होगा शाइटिका। ठीक है, शाइटिका और लोअर बैक पेन दोनों एक ही डिस्क बल्जिंग की वजह से हो सकते हैं। इसको यदि मैं डिफ्रेंशिएट कर, इससे पहले हम डिस्कस करते हैं जो पल्पोसस बाहर की तरफ आया है उसकी स्टेजेस को, ताकि आप और अच्छी तरह समझ सकें
कि इसके बाद में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो जो पल्पोसिस बाहर आता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इसकी मोस्टली जो स्टेजेस हैं वो है, सबसे पहले डीजनरेटिव स्टेज, उसके बाद में प्रोलैप्स, प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन एंड सीक्वेस्ट्रम, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। तो डीजनरेशन चेंजेस की वजह से जो एनुलस फाइब्रोसिस की लेयर है, यदि पल्पोसिस उसको इंटैक्ट करता है और कहीं ना कहीं सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर जो इन्फ्लामेटरी चेंजेस करता है, तो उसकी वजह से पेन आता है। प्रोलैप्स के अंदर वो इंटैक्ट करता है जो एनुलस फाइब्रोसिस की लेयर्स हैं, तो 6 लेयर्स हैं, वैसे उसको डिवाइड 3 लेयर्स में सिंपल वैसे किया गया है, इनर लेयर, आउटर लेयर, मिडिल लेयर। यदि वो इनर लेयर को क्रॉस करके मिडिल लेयर तक आ जाता है और कंप्रेस करता है जो उसके बैक साइड की स्ट्रक्चर्स हैं और कहीं ना कहीं पेन क्रिएट करता है, तो वो कहलाता है प्रोट्रूजन। एक्सट्रूजन के अंदर वो आपकी जो आउटर लेयर है उसको इंटैक्ट करता है और न्यूरल टिश्यूज़ के ऊपर प्रेशर नहीं लाता, लेकिन कहीं ना कहीं चारों तरफ प्रेशर क्रिएट कर देता है। एक्सट्रूजन के अंदर वो न्यूरल जो आपका लेयर है उसको क्रॉस करके आगे तक बढ़ता है और उसकी सिवियरिटी और बढ़ जाती है, और उसके बाद में लास्ट स्टेज है सीक्वेस्ट्रम, जिसके अंदर पल्पोसिस बाहर की तरफ निकलता है और फिर वो कहीं ना कहीं न्यूरल, फोरामिना, स्पाइनल कॉर्ड, सब पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। ठीक है, ये सबसे खतरनाक कंडीशन है सीक्वेस्ट्रम। इसके अंदर आपको सर्जरी के लिए ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैरालिसिस होने के भी चांसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कभी बाद में समझेंगे। लेकिन हाँ, अभी मैं बेसिकली आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हाँ, इसकी कुछ स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस को जानना ज़रूरी, क्योंकि जब आप सब MRI करवाते हैं हमेशा लोअर बैक पेन के अंदर, तो MRI की रिपोर्ट के अंदर कुछ नाम आते हैं, वो नाम जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे रिलेटेड आप ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकें। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में तो सिर्फ हम डिस्क बल्जिंग के बारे में ही जितनी हो सके उतनी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, तो डिस्क बल्जिंग जब हुई तो वो 3 तरह से होती है। मैंने प्रोसेस तो बता दिया कि उसके स्टेजेस ये हैं, लेकिन अब वो स्टेजेस के अंदर किस किस जगह कंप्रेस करती है, तो उस कंप्रेशन को हम कहते हैं, एक तो फर्स्ट होता है पोस्टीरो सेंट्रल, दूसरा होता है पोस्टीरो लेटरल। पोस्टीरो लेटरल कंप्रेशन 90% पर्सन्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो मोस्टली मिलता है कुल मिला के। यदि पोस्टीरो लेटरल कंप्रेशन मिलता है तो उसका मतलब है जिस तरफ का कंप्रेशन है उस तरफ के लेग के अंदर पेन रेडिएट होना स्टार्ट हो गया, उसे कहते हैं रेडिकुलोपैथी। अब वो चाहे राइट साइड के लेग में भी हो सकती है या फिर लेफ़्ट साइड के लेग में भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं साइटिका की ही बात करूँ, ये फीमोरल नर्व है जिसके आगे की तरफ पैरों में दर्द होता है, तो वो भी कंप्रेशन उसी वजह से हो सकता है, पोस्टीरो लेटरल की वजह से। किसी के पीछे की तरफ होता है तो वो साइटिक नर्व सबको पता है। उसके अलावा कईयों के लेटरल साइड में होता है तो वो भी उस तरह से भी पेन स्टार्ट हो सकता है। तो पैर में कुछ एरियाज़ होते हैं जो उसके कंप्रेशन के हिसाब से, उसके डर्मेटोन्स के हिसाब से बांटा गया है, वो भी आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट होता है कि इस पेन को कैसे देखा जाए, कि पोस्टीरो लेटरल, पोस्टीरो सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब भी मैं समझा देता हूँ कि सेंट्रल का मतलब ये होता है कि जब आपके दोनों पैरों के अंदर पेन स्टार्ट हो गया हो। कई बार आपको लगेगा, इसके प्रोग्रेशन के अंदर आपको लगेगा कि पहले तो राइट साइड में था, फिर कई बार लेफ़्ट साइड में आ गया, बाद में फिर सिवियरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो आपको लगेगा कि दोनों पैरों के बीच में या पोस्टीरियर साइड में, एंटीरियर साइड में जैसे भी पेन का पैटर्न है, वो पेन का पैटर्न आपको फील होने लगेगा, तो वो पोस्टीरो सेंट्रल डिस्क बल्जिंग है। मैं MRI की रिपोर्ट के साथ में आपको ये कोरिलेट करके समझाना चाह रहा था, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी की वजह से मैं वो समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन आपको MRI की रिपोर्ट पढ़ना आ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है सेंट्रलाइजेशन एंड पेरिफेरलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब आपका पेन डिस्क बल्जिंग की वजह से सिर्फ सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, सेंटर मतलब सिर्फ बैक रीजन के अंदर ही प्रेजेंट है, तो वो है सेंट्रलाइजेशन। और सेकंड है जो पेन जब सेंटर से रेडिएट होता हुआ आपके पहले बटक्स में आता है, उसके बाद में थाइस में आता है, थाइस के बाद में लोअर लेग्स में जाता है, उसके बाद में फुट तक आता है, तो वह पेरिफेरलाइजेशन। इसको ट्रीटमेंट पर्पज से भी कह सकते हैं हम, कि जब ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसके अंदर नॉर्मली कई पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, तो जैसे जैसे ट्रीटमेंट कंटिन्यूस सेशंस में चलता है उसके बाद में वो पेन काफ तक रहता है, काफ के बाद में फिर वो थाई तक आ जाता है, थाई के बाद में फिर पेशेंट बताता है कि हाँ मुझे हिप रीजन तक ही पेन है, फिर हिप के बाद में वो बताता है पेशेंट कि मुझे सिर्फ बैक रीजन में सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पेन है।
तो ये हुआ पेरिफेरल टू सेंट्रलाइजेशन। इट्स मीन कि आपका ट्रीटमेंट प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा है और जल्दी ही रिकवरी आ जाएगी। तो ये हुए कुछ बेसिक पॉइंट्स जो डिस्क बल्जिंग के थे। इसी के अंदर जो डिस्क बल्ज की कोज होते हैं वो कोज क्या होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में समझाया था कि जब भी आप आगे झुकते हैं, पीछे जाते हैं, कमर को पीछे लेके जाते हैं, ज़्यादा देर चेयर पर बैठे रहते हैं, कंटिन्यूसली जंप करते हैं, ठीक है, ज़्यादा वॉकिंग करते हैं, या फिर जब ट्विस्टिंग करते हैं राइट साइड लेफ़्ट साइड में आप रोटेट करते हैं अपनी बैक को, या फिर राइट साइड या लेफ़्ट साइड में फ्लक्शन करते हैं, मतलब साइड में झुकने का काम करते हैं, तो उन सभी कंडीशन के अंदर कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होता है आपके डिस्क के ऊपर। वर्टिब्रा जब मूव करती है तो उनके बीच में डिस्क है, तो डिस्क के ऊपर आपकी कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा, तो वो डिस्क बल्जिंग का कोज है। लेकिन उसके अलावा भी अदर कोज भी क्या है कि जैसे फ्रैक्चर हो जाए वर्टिब्रास के अंदर, उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब आप डायग्राम के अंदर यदि देखेंगे तो स्पाइन जो डिस्क के पीछे की तरफ एक एच शेप में कुछ चीज़ दिखेगी, वो एच शेप में जो चीज़ दिख रही है वो होती है आपका स्पाइनल कॉर्ड। इसके बारे में बहुत डिटेल में है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो भी मैं नहीं बताऊंगा पेशेंट्स को। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अभी डिस्क बल्जिंग के अंदर ये कॉज आ सकता है कि उसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है स्पाइनल फ्रैक्चर के अंदर। दूसरा कंप्रेसिव फ्रैक्चर इसके अंदर सबसे कॉमन है जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। इसके अलावा जो है वो है आपका स्टोनोसिस, लिगामेंटम फ्लेवम थिकनिंग, ठीक है, फोरामिनल रेसिस, मतलब जो उसके बीच का गैपिंग और कम हो जाती है, डायमेंशन कम हो जाता है, स्टोनोसिस। तो ये सारे कुछ कॉजेज़ हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, एक्सियल कंप्रेशन की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली मिलता है इसके अंदर। उसके जो पैरा इंट्रा आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वहाँ पे यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाए, तब उस लिगामेंट्स के अंदर सूजन आ जाए, उसकी वजह से कुछ मूवमेंट डिस्ट्रप्शन हो या पुलिंग हो जाए डिस्क की, तो उस वजह से भी काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो डिस्क बल्जिंग के कॉमन कोज है जिसकी वजह से डिस्क बल्ज होता है। तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आए, अंत तक ज़रूर देखा कीजिए वीडियो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ डिस्क बल्जिंग की बात की, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डिस्क बल्जिंग को करेक्ट कैसे किया जाए और किन किन चीज़ों से करेक्ट किया जा सकता है। इसमें एक फ़िज़िकल एनालिसिस भी है, फिजियोथेरेपी फिजिकल एनालिसिस, वो अलग पॉइंट है, उस पर हम जाएंगे नहीं अभी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पेशेंट्स को ये पता होना चाहिए कि डिस्क बल्जिंग के केस के अंदर क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।